Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Rebirth for Victory CH37 सच का पता चलना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। थैंक्स एट ट्रिप्टी एट मिसेस गिरी कमेंट करने के लिए एल स्माइलिंग फेस। कहानी अब तक उन्हें ऐसे जवाब देते हुए देखकर सना को समझ में आता है कि सब लोग उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो सना उनकी ओर देखकर कहती है, दिस इज नॉट फेयर, आप सभी ने मुझे ऐसे क्यों देखा। सुनील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बच्चे, अब तुमने ही हमें इतना अच्छा खाना बनाकर चौंका दिया है तो हमने भी तुम्हें चौंकना चाहते थे। उनकी ऐसी बातें चलते चलते हंसी मजाक करते हुए खाना स्टू खत्म होता है। जैसे ही सब लोग खाने की टेबल से उड़ने लगते हैं, सना सबसे कहती है, मुझे आप सब लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। खाना स्टू खाने के बाद क्या हम बात कर सकते हैं? कहानी अब आगे। उसके बाद पर सब लोग हामी भरते हैं और कृपा जी और सुनीता जी किचन में जाकर सारे बर्तनों को समेटने लगती है। उन्हें बर्तन समेटते समेटते आधा घंटा हो चुका था। इस आधे घंटे में प्रणय पहले ही सो चुका था, क्योंकि उसका कल स्कूल का बस्ता बुक्स भी था, इसीलिए किसी ने उसे सोने से नहीं रोका। और वैसे भी सभी बड़े लोग बात करने वाले थे, तो एक बच्चे का इसमें क्या ही काम है। सभी लोग आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सना एक सिंगल सोफे पर बैठकर उनकी ओर देखते हुए कहती है, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे ये बताइए कि मेरे कर्नाटक पहुँचने के दिन पर क्या हुआ था। इस पर सुनील जी कुछ रुक कर कहते हैं, बच्चा, उस दिन मैं हमारे वॉशरूम की बल्ब ठीक कर रहा था कि अचानक से पता नहीं कैसे कुछ गुंडे घर के अंदर घुस गए और सुनीता और दीदी को उठाकर ले गए। जब मैं उनके पीछे भागा तो मुझे भी उन्होंने रस्सी से बांध दिया और उनके गाड़ी में डाल दिया। प्रणय जैसे ही हमारे पीछे भागा, उन्होंने जोर से उसे धक्का दे दिया, जिससे वह टेबल से टकरा कर जमीन पर गिर गया। उसे ऐसे गिरते हुए देखकर मैं भी बहुत डर गया था, पर कुछ नहीं कर सकता था। इस पर सना कहती है, इतना सब कुछ हुआ और मैं यहाँ पर नहीं थी। सना अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहती है, मौसा जी, मासी और मम्मा, आप लोगों को याद है जब मैं हॉस्पिटल अस्पताल में थी तब आप दोनों मुझे पूछ रहे थे कि मुझे इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। इस पर सुनील जी और कृपा जी को सारी बात याद आती है, तो सुनील जी पूछते हैं, बच्चा, क्या आप हमें सच बता सकती हो कि यह सब कैसे हुआ। इस पर सना कहती है, मैं आप लोगों को सब कुछ सच बताऊंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात से मुझे गलत मत समझिएगा। इस पर सुनील जी कहते हैं, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस अपनी बात करो। इस पर सना अपनी बात कहती है, जिस दिन हम दोनों आप लोगों से मिले उसके अगले ही दिन मेरे माँ को बता दिया था कि मैं पैसे डॉलर नोट कमाना चाहती थी, पर उसके लिए मुझे किसी जॉब की जरूरत थी और एक बिना पढ़ी हुए लड़की को इतने आसानी से जॉब कौन देगा। इसीलिए मेरे पूरे इंटरनेट पर चांद मारा, तब मुझे पता चला कि पैसे डॉलर नोट कमाने का सबसे आसान तरीका है जुआ या लॉटरी। आप लोगों को तो ये भी लगा होगा कि मैं कहीं से लॉटरी जीत के आई हूँ, पर ऐसा नहीं था। मैंने वो सारे पैसे कसिनो में जाकर खेल खेल कर ही जीते थे। इतनी बातें सुनकर कृपा जी गुस्सा होते हुए कहती है, सना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। इस पर सुनीता जी कृपा जी को समझते हुए कहती है, भाभी आप रुकिए, उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए। पर फिर भी उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्हें ऐसे देखकर सना रोते हुए कहती है, मम्मा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, आप भी तो समझो, हम इस गरीबी में और नहीं जी सकते। आपको पता है मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप लोग मेरे लिए सबसे कीमती हो और मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ और मेरे अपनों के बीच में कोई भी गलतफहमी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फिर से मुझे अलग हो। उसकी बातें सुनकर कृपा जी जो भी समझ में आता है और वह अपने आप को शांत करती है। सना आगे कहती है, मैं जानती हूँ कि जो भी मैंने किया वह गलत था, पर मुझे ऐसे करना ही था और मैं इस बात का जरूर वादा कर सकती हूँ कि मैंने कसिनो स्लॉट मशीन में एक पैसा भी बर्बाद नहीं किया है और मुझे उससे डबल पैसे ही मिले। मौसा, मासी, आपको याद ही कि आपने पैसे उधार लिए थे। इस पर सुनील चोकर ओपन माउथ फेस कहता है, हाँ बच्चे, पर तुम्हें कैसे पता? सना आगे कहती है, आपको याद है जब आपने मुझे प्रणय को लेने के लिए घर भेजा था जब मासी बेहोश हुई थी? इस पर सुनील जी हाँ में सर हिलाते हैं। वो गुंडे प्रणय को स्कूल का बस्ता बुक से उठाकर अपने साथ अपने अड्डे पर लेकर गए थे। सना का इतना ही कहना था कि सुनील जी हैरानी से खड़े हो जाते हैं। सुनील जी को समझ में नहीं आता है। वो जोर से चिल्लाकर कहते हैं, उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे बच्चे को उठा लिया। सना उन्हें रोकते हुए कहती है, मौसा जी शांत हो जाए, प्रणय को कुछ नहीं हुआ था। मैं खुद उनके अड्डे पर गई थी और उन्हें पैसे डॉलर नोट चुका कर आई थी, पर इस क्रम में मुझे लड़ना पड़ा, जिस पर गुस्सा होकर उन्होंने कल आप सब लोगों को किडनैप कर लिया तक वो सब मुझे बदला ले सके। सना की इतनी बातें सुनकर सभी लोगों के सामने एक से बम उनके सामने फट रहा था, जिससे वो शौक पर शौक ओपन माउथ फेस होते जा रहे थे।
अब सब खड़े होकर सेना की ओर देखा कर कहते हैं, इतना सब हो गया और तुम ये सब हमें अब बता रही हो। इस पर सना थोड़ा घबराकर कहती है, आप लोगों को क्या लगता है मैं आप लोगों को ये सब कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर सबकी हालत ही इतनी बुरी थी। पहले मासी बेहोश हो चुकी थी जिसके कारण वो लगभग कोमा में जाते जाते बची है, और माँ आप भी तो मासी की हालत देखकर बेहोश हो चुकी थी। आपको ये याद नहीं है? सबको सिर्फ मेरा आपको नहीं बताना याद आ रहा है, पर किसी ने ये सोच था कि अगर मैं ये सब कहती तो और क्या क्या होता है। सना की ऐसी बातें सुनकर सुनील जी कहते हैं, तुम सच कह रहे हो बच्चा, उस समय हम बहुत ही बुरी स्थिति में थे और शायद अगर तुम मुझे ये बात बता दी तो तुम्हारे मासी और माँ के साथ मुझे भी बिस्तर पर लेते पाती। सुनील जी की बातों को सुनकर सुनीता जी खड़े होकर सेना की ओर बढ़कर उसकी दोनों हाथों को पकड़कर उसके सामने अपना सर झुकाकर कहती है, बच्चा तुमने जो हमारे लिए किया है, तुम सच में हमारे लिए भगवान जैसी हो। भगवान ने हमारी खुशियां स्माइलिंग फेस तुम्हारे हाथों लिखकर भेजी है। इतना कहकर वह रोने लगती है। सना उन्हें समझते हुए कहती है, प्लीज आप सब लोग अपने आप को संभालिए। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमारे घर में इतना सब कुछ हो चुका है कि हम लोग शब्दों में भी उसे डर को बयान नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने एक और फैसला लिया है। मैं जानती हूँ कि आप लोग शायद इससे राजी नहीं होंगे, पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए ये सबसे जरूरी है। इस पर सुनील जी कहते हैं, सना तुम्हें जो भी बोलना है तुम खुलकर बोल सकती हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। इस पर सना कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग कर्नाटका छोड़कर चले जाएं। इस पर सुनीता जी कहती है, पर बच्चा हम लोग रहेंगे कहाँ और तुम यहाँ से कहाँ जाने की योजना कर रही हो। इस पर सना कहती है, मुझे मेरी पढ़ाई के लिए मुंबई जाना ही है और आप लोगों को मेरे साथ रखकर मुझे ये तो डर नहीं रहेगा कि मेरे परिवार के साथ हो क्या रहा है, और इतने दिनों में जो भी यहाँ पर हुआ है उसे देखकर तो मैं इतना कह ही सकती हूँ कि वह लोग एक बार नहीं पर फिर से हम सब पर हमला जरूर करेंगे, और यह सब होने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग यहाँ से दूर मुंबई चले जाए। आप लोग इस चीज का डर अपने मन से निकल दीजिए कि हम लोग कहाँ रहेंगे और हम लोगों को अपना घर चलाने के लिए पैसा डॉलर नोट कैसे मिलेगा, वह सब मैं देख लूंगी। बस आप लोग मुझ में पर विश्वास करके मेरे साथ चलिए, आपका विश्वास ही सब कुछ है। इस पर सुनील जी और सुनीता जी हामी भरते हैं, ठीक है बच्चे, हम तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हैं। सना को भी अच्छा लगता है, वो दोनों मुंबई चलने के लिए तैयार है। सुनीता जी कृपा जी की ओर देखती है, पर कृपा जी बिना कुछ कहे घर से बाहर चली जाती है। उसे ऐसे जाते हुआ देखकर सना कृपा जी और सुनील जी की तरफ देखती है और बाहर चली जाती है। बाहर कृपा जी सामने बहती हुई नदी को देख रही थी। उनके दिमाग में इस समय बहुत ही ज्यादा उथल पुथल चल रही थी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सना उनके पीछे जाकर उन्हें गले लगाकर कहती है, वो सना का इतना ही कहना था कि कृपा जी जोर जोर से रोने लगती है। उन्हें ऐसे देखकर उन्हें घुमाकर उन्हें फिर से गले लगाती है और पूछती है, माँ प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज अगर मुझे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहती है कि हम लोग यहाँ से जाए तो मैं सबको इस बारे में बता दूंगी। कृपा जी सना से अलग होकर जोर से सना को एक थप्पड़ मार देती है। सना को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ है जी। उसका सर उठाकर अपने दोनों हाथ उसके दोनों गालों पर रखकर कहती है, तुम्हें पता है मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ, और तुम्हें इतने खतरे में देखकर मुझे कितनी घबराहट हो रही थी, और तुम मुझे बिना कुछ खबर किए ऐसी जगह पर घूम रही हो, जगह पर तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है। जब तुम्हें ये पता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में खोने से सबसे ज्यादा डरती हूँ। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। सना उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मम्मा, पर आप सब लोगों को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। सना की ऐसी बातें सुनकर कृपा जी रोते हुए कहती है, क्यों तुम्हें हमेशा इतना दर्द सहना होता है? तुम पहले ही अपने बाप के और बहन के इतने जुल्म सह चुकी हो। भगवान कब तुम्हारी जिंदगी में ये सब काम करेंगे? कब तुम अपनी जिंदगी सुख शांति से जियोगी? इस पर सना कहती है, माँ भगवान ने तो पहले ही मेरी जिंदगी सुखी ही बनाई है, और आप ही देख लीजिए, मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, मेरे पास पैसे डॉलर नोट है, ताकि मैं अपने पूरे परिवार को संभाल सकूं, उन्हें प्यार कर सकूं और उनकी हर जरूरत को पूरा कर सकूं। सना की बातें सुनकर कृपा जी को समझ में आता है कि सना को रोकते हुए उन्होंने बहुत गलती कर दी है। वो सना को गले लगाते हुए कहते हैं, बच्चा तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। उनकी बातें सुनकर सना मुस्कुराती स्माइलिंग फेस है। कृपा जी आगे कहती है, सना मुझे लगता है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो, तो मैं अब तुम्हारी किसी फैसले के बीच में नहीं आऊंगी। पर जिंदगी में कभी भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें मुझे कोई भी चीज पूछने की जरूरत है, तुम मुझे जरूर पूछ सकती हो। अब तक कृपा जी भी समझ चुकी थी कि सना जो भी कर रही है सब उन्हें एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए कर रही है, इसीलिए वो सोचती है कि वो अपनी बेटी के लिए और तख्तवर बनेगी, अपने मन को और मजबूत करेगी, ताकि आने वाली हर मुसीबत को वो पार कर सके। वो अलग होकर सना के चेहरे को देखने लगती है। जैसे ही वो देखती है कि सना के चेहरे पर थप्पड़ मरने के निशान है, तो वो नम आंखों से कहती है, मुझे माफ कर दो
बच्चा मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, सब मेरी गलती है। सना कृपा जी के मूड को हल्का करने के लिए सना उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अभी तो कुछ देर पहले कोई कह रहा था कि सब कुछ मेरी गलती है और अब कोई कह रहा है कि सब उसकी गलती है। अब ये कैसे बात हुई? उनकी ऐसी बात सुनकर कृपा जी हंसकर कहती है, तुम कभी नहीं सुधार सकती इस पर। सना कहती है, माँ जिस दिन में सुधरूंगी उसे दिन में थोड़ी ना आपकी सना लगूंगी, मैं तो कोई और ही बन जाऊंगी। इतना क्या कहकर उन्हें आंख मार देती है विंकिंग फेस सना का। ऐसे करने से कृपा जी कहती है, तुम सच में बहुत बदमाश हो गई हो बच्ची। इतना कहकर वो सना को खींचते हुए कहती है, अब चलो अंदर चलते हैं और तुम्हारे उनकी बातों के बीच में कहती है, और मेरे जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर कृपा जी अब इतने देर अपने अंदर अपने दुख लिए थी वो खुलकर हंसने लगती है। तो क्या होगा आगे? सना कब मुंबई जाएगी? कहाँ रहेगा सना का परिवार? क्या सना ये सब संभाल पाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्टर। टू बी कंटिन्यूड। CH38 मुंबई जाने की तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। थैंक्स एट फलक पटेल एट तृप्ति कमेंट करने के लिए ला। कहानी अब तक कृपा जी भी समझ चुकी थी कि सना जो भी कर रही है सब उन्हें एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए कर रही है। इसीलिए वो सोचती है कि वो अपनी बेटी के लिए और तख्तवर बनेगी, अपने मन को और मजबूत करेगी ताकि आने वाली हर मुसीबत को वो पार कर सके। वो अलग होकर सना के चेहरे को देखने लगती है। जैसे ही वो देखती है कि सना के चेहरे पर थप्पड़ मरने के निशान है तो वो नम आंखों से कहती है, मुझे माफ कर दो बच्चा, मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, सब मेरी गलती है। सना कृपा जी के मूड को हल्का करने के लिए सना उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अभी तो कुछ देर पहले कोई कह रहा था कि सब कुछ मेरी गलती है और अब कोई कह रहा है कि सब उसकी गलती है। अब ये कैसे बात हुई? उनकी ऐसी बात सुनकर कृपा जी हंसकर कहती है, तुम कभी नहीं सुधार सकती इस पर सना कहती है, माँ जिस दिन में सुधरूंगी उसे दिन में थोड़ी ना आपकी सना लगूंगी, मैं तो कोई और ही बन जाऊंगी। इतना क्या कहकर उन्हें आंख मार देती है विंकिंग फेस सना का। ऐसे करने से कृपा जी कहती है, तुम सच में बहुत बदमाश हो गई हो बच्ची। इतना कहकर वो सना को खींचते हुए कहती है, अब चलो अंदर चलते हैं और तुम्हारे उनकी बातों के बीच में कहती है, और मेरे जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर कृपा जी अब इतने देर अपने अंदर अपने दुख लिए थी वो खुलकर हंसने लगती है। कहानी अब आगे। इधर जब कृपा जी और सना घर से बाहर चले गए थे तब सुनीता जी को उनकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वह उनके पीछे पीछे घर के बालकनी में चली गई। उनके जाते ही सुनील जी ने भी उनका पीछा किया। जैसे ही सुनीता जी ने देखा कि कृपा जी सना को थप्पड़ मारा तो वह उनकी ओर जाने ही वाली थी, पर सुनील जी ने उन्हें रोका। इस पर सुनीता जी ने उनसे पूछा, आप मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे जाने दीजिए। इस पर सुनील जी कहते हैं, सुनीता यह उन दोनों के बीच का मामला है, उन दोनों को खुद ये सुझाने दो, तुम्हें उन दोनों के बीच जाने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि सना सब कुछ संभाल लेगी। कुछ देर तक वह दोनों वहीं पर खड़े रहते हैं और जब सना और कृपा जी को मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए देखते हैं तब दोनों ही एक गहरी राहत की सांस लेते हैं। जैसे ही सना और कृपा जी अंदर ही जाने वाले थे, सुनीता जी और सुनील जी वहां से जल्दी कमरे के अंदर चले जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि कृपा जी या सना में से कोई उन्हें गलत समझे। कृपा जी सुनीता जी से कहती है, सुनीता क्या तुम मुझे फर्स्ट एड ला के दे सकती हो? इस पर सुनीता जी अनजान बनते हुए कहती है, लाती हूँ दीदी, पर हुआ क्या है? इस पर कृपा जी अपना सर झुका लेता है और सना अब बात बदलते हुए कहती है, मासी बस मुझे एक मच्छर ने काट लिया और उसको मारने के चक्कर में मैंने अपने चेहरे पर ही एक थप्पड़ मार दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर सुनीता जी को पहले तो अपनी हंसी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होने लगी, पर फिर भी वह अपने आप को शांत रखते हुए कृपा जी को फर्स्ट एड बॉक्स पैकेज लाकर देती है और कृपा जी उसमें से एक कूलिंग ऑइंटमेंट निकालकर सना को लगा देती है। इसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं और अपनी नींद स्लीपिंग की दुनिया में खो जाते हैं। सुबह के 5:30 बज रहे थे। सना की आंख खुलती है, वो उठती है और फ्रेश होने चली जाती है क्योंकि उसे जॉगिंग पर जाना था। 6 बजे वो घर से बाहर जॉगिंग करने चले जाती है और आधे घंटे में वापस आ जाती है। जैसे ही अंदर आती है उसकी ओर भागते हुए आता है और कहता है, दिदू आप आ गई। इस पर सना उसके बलों में हाथ फिरते हुए कहती है, हाँ बच्चे मैं आ गई। सना को अंदर आते हुए कृपा जी कहती है, बच्चा जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आओ, हम लोग तब तक नाश्ता लगाते हैं। जल्दी से फ्रेश होकर आती है। खाने के समय सना उन सब से कहती है, आप सब लोग जाने की तैयारी करो, हमारा फ्लाइट आज रात के 8 बजे है, तो सब लोग अपनी पैकिंग करके रेडी रहना। सना की बात सुनकर प्रणय
कहता है दी आप फिर से हमें छोड़कर जा रही हैं। इस पर सना कहती है नहीं बच्चा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ, हम सब लोग साथ में जा रहे हैं। उनके बातों को बीच में रोकते हुए सुनील जी पूछते हैं पर सना तुम्हें फ्लाइट बुक करने की जरूरत क्या थी, हम सब लोग ट्रेन से भी तो चले जा सकते थे। तो इस पर से सना मुस्कुराते स्माइलिंग फेस हुए कहती है मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने बहुत बार ट्रेन से सफर किया है, पर मैं चाहती थी कि आप इस सफर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और इस सफर में बहुत सारे खुशियों से भरे पल बिताएं। सुनील जी कहते हैं पर उन्होंने इतना कहा था कि कृपा जी उनकी बात करते हुए कहती है सुनील सना सही कह रही है, मुझे भी लगता है कि तुम्हें अब अपने नए जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार होने चाहिए। अब सुनील क्या कर सकता था, उन्हें कृपा जी की बात मनानी ही थी तो वह मान जाता है। वाह, मैं पहली बार फ्लाइट से जाऊंगा दीदी, आप तो एरोप्लेन से आ चुकी हो ना, उसमें बैठकर कैसे लगता है। इस पर सना कहती है बच्चा वह तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, वह तो आपको फ्लाइट में बैठकर ही पता चलेगा। प्रणय बहुत ही खुश लग रहा था। सना अपनी बातों को आगे बढ़ते हुए सुनील जी से कहती है मौसा जी मैं चाहती हूँ कि आप मिलिट्री कैंप जाकर अपने काम के बारे में सब कुछ सुलझा दीजिए और प्रणय के स्कूल का बस्ता बुक्स जाकर भी स्कूल का बस्ता बुक्स से उसका लिविंग सर्टिफिकेट लेकर आएगा। सुनील जी सना की बात सुनकर हमेशा हिला देते हैं और सभी अपना नाश्ता करने में व्यस्त हो जाते हैं। नाश्ता करने के बाद प्रणय और सुनील जी अपने स्कूल का बस्ता बुक्स और काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सना कहती है माँ मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं खाना खाने के समय घर पहुँच जाऊंगी। सना की बात सुनकर कृपा जी भी सना से कुछ नहीं पूछ रही है क्योंकि उन्होंने पहले ही खुद से वादा किया था कि वो सना के किसी काम में दखल नहीं देगी। इतना कहकर सना घर से बाहर निकल जाती है। उसने कल रात को ही योजना बना ली थी कि वो उन 5 कीमती पत्रों में से किसी को बेचेगी तो नहीं, क्योंकि उसे उन पत्रों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना था। ये काम क्या है यह आप लोगों को बाद में पता चलेगा। सना ने कल रात ये तय कर लिया था कि वह कर्नाटका के एंटीक मार्केट में जाकर कुछ छुपे हुए असली चीजों को ढूंढेगी ताकि वो उन सब चीजों को बेचकर पैसे डॉलर नोट कमा सके। सना पासी से एक टैक्सी लेकर कर्नाटका के एंटीक मार्केट की ओर बढ़ जाती है। कुछ समय बाद वो एंटीक मार्केट में पहुंच जाती है। एंटीक मार्केट में पहुंचने के बाद वो कुछ देर के लिए एंटीक मार्केट में घूमती है ताकि वो उस जगह के बारे में सब कुछ जान सके। फिर एक दुकान के अंदर जाती है। उस दुकान में हर कोई यही चेक कर रहा था कि उसका लाया गया एंटीक चीज असली है या नकली। उसे दुकान का मालिक बैठकर सभी चीजों की जांच करता और अगर चीज असली होती तो तभी की तभी उस पर लोग बोली लगाने लगते। जब सना को सबके बारे में पता चला तब वो खुद भी आसपास की दुकानों से कुछ ढूंढने की कोशिश करती है जिसे वो बेचकर पैसे डॉलर नोट कमा सके। सना को अब ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो चुकी थी। उसे किसी भी दुकान में कोई चीज नहीं मिल रही थी। आखिर में सिर्फ एक ही दुकान बढ़ जाती है। सना उसे दुकान के अंदर जाती है और उस पूरे दुकान में अपनी आंखों से उस जगह को स्कैन करती है। पूरी दुकान को देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। तब वो दुकान के मालिक से पूछते हैं क्या आपके पास कुछ और सामान है। इस पर दुकान का मालिक उसकी ओर देखता है पर जब उसे सना बहुत कम उम्र की दिखती है तो उसे लगता है कि सना यूं ही पूछ रही है और वो कुछ नहीं खरीदेगी। इसीलिए दुकान का मालिक उसे कहता है उस तरफ हमारा स्टोर रूम है, आप जाकर वहां पर देख सकती हैं। अगर आपको वहां पर कुछ भी मिल जो आपको पसंद आए तो आप उसे ले सकती हैं। उनकी बातें सुनकर सना उसे स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही सना स्टोर रूम के अंदर जाती है कुछ पल के लिए वो अपनी नजर यहाँ वहां दौड़ती है। अचानक से उसकी नजर एक अंगूठी पर पड़ती है। वो उसकी ओर बढ़ जाती है। उस पर बहुत ही ज्यादा धूल जमी हुई थी जिसे सना उसे अच्छे तरह से नहीं देख सकती थी, पर उस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी लगी हुई थी। उसके आंखों ने उसे ये जरूर बता दिया था कि वो अंगूठी बहुत ही कीमती थी। सना खुश हो जाती है। वो जल्दी से काउंटर पर जाकर उसे अंगूठी को दिखाकर दुकान के मालिक से पूछती है इसकी कितनी कीमती होगी। उसे चीज को देखकर दुकान वाला अपनी आंखें सिकोड़ लेता है क्योंकि वो चीज बहुत गंदी थी। वो उसे गिन बड़ी नजरों से देखते हुए कहता है मैम इसे सिर्फ 200 रुपए होंगे। इतने कम दाम सुनकर सना चौंक फेयरफुल जाती है क्योंकि इतना कम दाम एक असली चीज के लिए एक बहुत ही अच्छी डील थी। तो सना उसे 200 रुपए देकर उसकी दुकान से चली जाती है। सना सिर्फ एक ही चीज लेकर उस दुकान पर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसे एंटीक मार्केट के गलियों में घूमती है। घूमते घूमते अचानक से फिर से उसकी आंखें चमक उठती है। उसके सामने एक बहुत ही पुराना टेबल लैंप था जो अच्छी हालत में नहीं तो नहीं था, पर उस दुकान के मालिक है थोड़ा साफ किया था ताकि कोई उस चीज को खरीद सके। सना उसकी ओर बढ़ती है और पूछती है भैया इस टेबल लैंप की कीमत कितनी होगी। इस पर वो दुकान वाला सना को ऊपर से नीचे तक देखता है। सना ने जानबूझकर उसे जगह पर अपने पुराने कपड़े पहने थे ताकि कोई उसे गरीब समझे और उसे और कम दाम में वो चीजें
भेज उसे देखकर दुकान का मालिक कहता है 150 रुपया। उसकी बातें सुनकर सना अपने माँ ही माँ सोचती है, इन लोगों को पता भी नहीं है कि यह असली चीजें भेज रहे हैं और मुझे फिर भी इतने कम दाम में भेज रहे हैं। उसे दुकान वाले को तो लग रहा था कि यह लड़की बेवकूफ है और कुछ भी खरीद रही है, पर उसका क्या था, उसे तो अपने पैसे मिल रहे थे। इसीलिए सना जल्दी से उस टेबल लैंप को वहाँ से खरीद कर उस जगह की ओर बढ़ती है जहाँ ये सब चीजें चेक होने वाली थी। सना इन सभी चीजों को बेचने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। तो क्या लगता है आप लोगों को सना को इस पर कितने पैसे मिलेंगे? क्या सना मुंबई पहुंच पाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री स्माइलिंग फेस थ्रोइंग किसेस एल टू बी कंटिन्यूड। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। एल मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। एल आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। एल थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।